हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडी का वीडियो लेकर के आए हैं। सोशल स्टडी में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर मिलेंगे और उसके आंसर पर कुछ व्याख्या की जाएगी, देखी जाएगी कि उसमें कुछ क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हो जाइए। नोट और पेन ले लीजिए, नोटबुक और पेन ले लीजिए, जिससे कि आपको कुछ भी नया जो कुछ भी मिलेगा तो उसे आप नोट कर सकें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सोशल स्टडी बेस्ड सीटेड जूनियर लेवल के लिए। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आपका क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 49, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक अर्थात तार्किक चिंतन को प्रभावित विकसित नहीं करेंगे। मतलब 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो वहाँ आप नहीं जो शब्द है उसे आप सर्कल में कर लेंगे, जिससे कि आपका ध्यान हमेशा बना रहे कि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है और आंसर भी जस्ट उसी वे में जाकर हमको देना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो हमें ढूंढना है वो कि जिससे कि विकसित नहीं होगा, अर्थात एक सिंपल सा आंसर होगा जिसमें कि हमें ना सोचने की ज़रूरत है, सृजनात्मकता नहीं लगाना है, तार्किक तरीके से नहीं सोचना है, एक साधारण उत्तर होगा जो आपका आंसर होगा। तो देखते हैं। देखिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा है अन्वेषणात्मक प्रोबिंग क्वेश्चन और तीसरा है अभिसारी प्रश्न, चौथा है बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर क्या होता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का अर्थ होता है कि ऐसे आंसर जिनका कि सिर्फ एक क्वेश्चन ना जिनका कि सिर्फ एक आंसर ना हो, ऐसे क्वेश्चन जिनका सिर्फ एक आंसर ना हो बल्कि हम अपने तार्किक शक्ति से, क्षमता के अनुसार एक से अधिक उत्तर दे सकें, सृजनात्मक तरीके से और भी आंसर्स बनाए जा सकें। तो ये ऐसा होता है आपका मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा है जिससे कि तार्किक और चिंतन विकसित ना हो, विकसित नहीं करेंगे। तो पहला तो तार्किक चिंतन विकसित करने वाला तरीका है, पहला आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या क्या नहीं है। जो नहीं है उसमें हम टिक अगर कर देंगे तो जो होगा वो आंसर सामने आ जाएगा आपके। अन्वेषणात्मक, देखिए अन्वेषणात्मक शब्द से ही लग रहा है अन्वेषण करना किसी चीज़ का, तो अन्वेषण आप करेंगे तो आप तर्क लगाएंगे। तो अन्वेषणात्मक प्रोबिंग क्वेश्चन भी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी तार्किक क्वेश्चन होते हैं, तार्किक तरीके से आंसर तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। अभिसारी प्रश्न, अभिसारी अपसारी चिंतन हम अपने सीडीपी के वीडियोस में बता चुके हैं फ्रेंड्स, जाकर के आप सीडीपी का वीडियो देखिएगा। तो वहाँ पे देखिए अभिसारी और अपसारी होता है क्या। अभिसारी का अर्थ है सृजनात्मक चिंतन, इसमें सृजनात्मक चिंतन वाले बच्चे आते हैं अभिसारी में, इसे हम आउट ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं। अपसारी जो होता है वो होता है आपका इन ऑफ द बॉक्स, और एक प्रतिभाशाली बच्चे उसमें आते हैं, उसमें एक फैक्ट आंसर होता है। लेकिन अभिसारी में केंद्र से जैसे एक प्रॉब्लम है तो उसके कई सोल्यूशन बन सकते हैं, कई सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, वो होता है अभिसारी। अब कई सोल्यूशन निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? मानसिक तार्किक चिंतन का यूज करके। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि मानसिक तार्किक चिंतन यहाँ पर यूज होगा। अब बंद उत्तर वाले प्रश्न, देखिए बंद उत्तर वाले प्रश्न ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बंद उत्तर वाले प्रश्न का अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर होना। प्रश्न किया गया उसका एक ही उत्तर, एक फैक्ट उत्तर, फैक्ट आंसर जो होगा वो होता है बंद उत्तर वाले प्रश्न। उस पर आपको और आगे कुछ भी सोच करके और भी अधिक बनाने जैसी कोई क्रिया उसमें नहीं होगी। तो पूछा है विकसित नहीं करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो ये था हमारा तरीका दोस्तों कि किस तरीके से हम 4 आंसर में से देखिए क्या नहीं होगा। ये तो हम निकाल ही सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता उस पर अगर हम टिक करते जाएं तो जो होगा वो खुद ब खुद निकल के आ जाता है। फिलहाल अगर आप इस तरीके से नहीं, अगर एक बार में आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन, हमारा सीरीज़ वीडियोज़। तो इस तरीके से निकालने की पहली बार में तो नहीं, लेकिन 1-2 बार देखते देखते आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा और आप करने लगेंगे। और यकीन मानिए इस तरीके से करके मैंने किया था अपना सीटेड, और आप भी ये तरीका अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से फर्स्ट अटैम्प्ट में 100 एबव आप कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने जैसा कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे बल्कि कुछ देखेंगे हम आंसर में और कुछ क्या मिल सकता है। तो देखिए यहाँ आंसर आपके सामने है, जिससे कि आप 100% प्रूव हो सको कि हमारा आंसर सही है। आलोचनात्मक चिंतन प्राप्त करने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न लिखना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन तो था कि नहीं करना है। तो
ताकि स्वतंत्र रूप से चिंतन विश्लेषण किया जा सके। बंद उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। बंद उत्तर वाले, तो जैसा मैंने बताया, बंद उत्तर वाले प्रश्न आलोचनात्मक विकास को चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन के फॉर्म फिर नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में ही इंसान फंसता है, ऐसे क्वेश्चन में ही स्टूडेंट्स फंसते हैं, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं कि क्या कुछ कहा जा सकता है। तो चलिए एक नज़र देखते हैं। ऑप्शन पे, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास है और थोड़ी चपटी है, बिल्कुल गोल नहीं है। इसके बीच में उभार होता है। हाँ, ये अंडाकार शेप में होती है, और अगर अंडाकार शेप में होती है तो बीच में उभार होता है, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा। इसका शेप जो है गोल नहीं होता। इसे नीला ग्रह कहते हैं, बिल्कुल नीला ग्रह कहते हैं। पानी की मात्रा पूरे 71% है, तो बहुत अधिक पानी है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह पूर्णतः गोल है। तो दोस्तों, अगर ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है बताया गया, तो आपने जाना कि हाँ, चपटी तो है, थोड़ी चपटी है, और बीच में उभार होता है, वो अंडाकार शेप है, ये भी आपको पता चल गया। नीला ग्रह भी है। तो क्या नहीं है पूछा गया, तो देखिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यह पूर्णतः गोल है। तो नहीं, हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, बल्कि अंडाकार शेप में है। तो इसका आकार अंडाकार है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पृथ्वी के बारे में पता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है तो चलिए देखिए, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है, ये रहा आपका आंसर। हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे डिस्कस की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत जहाँ पर है, वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम खर्च होगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलमंडल की विशेषता नहीं है। स्थलमंडल की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं है बेस में हैं। तो चलिए एक नज़र देखते हैं। स्थल आकृतियाँ महासागर की तरह सतह पर भी पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। जी हाँ, स्थल मंडल में खनिज संपदा पाई जाती है। खुदाई के दौरान आपको बहुत सारी खनिज संपदा मिलती है, जो कि स्थल मंडल में होती है। पहाड़, पठार और घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। जी हाँ, तो स्थल मंडल पहाड़, पठार और घाटियों से ही मिलकर बना होता है। आगे है क्वेश्चन, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि 71% पृथ्वी पर जल है, और जल और स्थल को मिलाकर के पूरी हमारी पृथ्वी है। तो 71% जल है और 29% जो है हमारा स्थल है। तो यहाँ पे दिया गया पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 97% नहीं दोस्तों, बल्कि 71% जल है और 29% आपका पृथ्वी है। तो चलिए राइट ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। देखिए, धर्म, लिंग, संपत्ति और शिक्षा। अब देखिए, बात हो रही है सार्वभौम वयस्क मताधिकार की, तो इस पर हम कुछ बात करेंगे दोस्तों। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ हुआ कि सभी वयस्क नागरिक को मत का अधिकार अर्थात मतदान का अधिकार प्राप्त होना। हर किसी वयस्क आदमी को, अर्थात 18 वर्ष की का एज जिसका हो गया है, वो वयस्क माना जाता है। तो हर उस इंसान को मतदान का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया, कुछ मानदंडों के आधार पर। तो वो कौन सा मानदंड है, क्या धर्म है, लिंग है, संपत्ति है या शिक्षा है। तो दोस्तों, उनमें से एक नहीं है पूछा गया। तो धर्म, लिंग और शिक्षा ये तो है। संपत्ति एक ऐसा है मुद्दा जिसके आधार पर देखिए नहीं रोका गया है। तो वो उनमें से उन मानदंडों में से एक नहीं है, संपत्ति नहीं होगा। यहाँ पे आपका संपत्ति किसी की कैसी भी हो, आर्थिक स्थिति कैसी हो, ज़्यादा हो या कम हो, संपत्ति के आधार पर जो है मताधिकार, वयस्क मताधिकार जो है संपत्ति के आधार से नहीं रोका गया है। हाँ, इसके बारे में अगर हम कुछ बात करें कि वयस्क मताधिकार का प्रारंभ सबसे पहले देखिए महिलाओं को, लिंग की बात की जाए तो महिलाओं को मताधिकार का मतदान का अधिकार नहीं था। लेकिन अब जो है हर किसी को मत का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, चाहे वो महिला हो अथवा
पुरुष हो। हाँ, तो नहीं था तो सबसे पहले किस देश ने मत का अधिकार महिलाओं को दिया? तो महिलाओं को सबसे पहले जो मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ तो वो न्यूजीलैंड में प्राप्त हुआ था। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार दिया था। और बात करें यहाँ पे देखिए कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ईसाइयों का एक पवित्र देश है वाटिकन। वाटिकन ईसाइयों का एक पवित्र देश है वाटिकन, वहाँ पे अभी भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। तो लिंग के आधार पर यह कुछ बातें बन जाती है, कहीं कहीं धर्म और शिक्षा को लेकर के भी बातें बनती थी, बट संपत्ति को लेकर के कभी ऐसा मुद्दा नहीं आया है। तो वहाँ पे इन मानदंडों में कौन सा एक नहीं होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संपत्ति। संपत्ति किसी की कितनी भी हो, आर्थिक स्थिति से इसका कोई लेन देन नहीं। मानदंड का आपका मताधिकार का अधिकार सबको है, मतदान का अधिकार सबको है, सार्वभौमिक मताधिकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको देखने के लिए कुछ मिलेगा, आपके आंसर देखिए है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया, अर्थात जन्म, लिंग, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु कुछ राष्ट्रों में, हमारे भारत में तो किसी भी तरीके से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु कुछ राष्ट्रों में मताधिकार से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनमें कहीं कहीं स्त्री अर्थात लिंग की बात की गई है, अशिक्षितों तथा कुछ धर्म, कहीं कहीं शिक्षा को लेकर के कि अगर अशिक्षित हैं तो, और कहीं कुछ धर्म को लेकर के विशेष लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया है। लेकिन संपत्ति की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है, संपत्ति को मताधिकार का आधार नहीं बनाया गया है। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन का जो डेफिनेशन है इसमें से कुछ समझ में आया होगा, कुछ मिला होगा एक्स्ट्रा, जिससे कि आप फ्रेंड्स इसको इंक्लूड करने का हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमने जो भी आंसर बताया उस आंसर को आप प्रूफ देख सकें कि बिल्कुल सही ये आंसर है, और इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो उसे आप नोट कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें, क्योंकि क्वेश्चन बनते तो हैं हमारे वहीं से, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछ लिया जाए तो हमें उसके बारे में पता हो तो हम काफ़ी बेहतर कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? देखिए महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत ये कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? देखिए जल प्रवाह क्या होता है? ज्वार भाटा, धाराएं, तरंगे, जल चक्र। ज्वार भाटा, धाराएं, तरंगे ये सभी जो हैं एक तरीके से जल प्रवाह या गति हैं, लेकिन पूछा गया है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि कौन सा गति नहीं है। तो देखिए दोस्तों जल चक्र जो होता है ये किसी गति के अंतर्गत नहीं आता है। जल चक्र होता क्या है? बारिश की बूंदें वर्षा के रूप में जो नीचे आती हैं, फिर वाष्प के रूप में ऊपर जाती हैं, और वही फिर बारिश के रूप में नीचे आती है, तो ये जल चक्र है। बारिश के रूप में नीचे आना, फिर वाष्प बनकर तालाब झीलों से वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाना, और फिर वही बादल बन के नीचे आना, ये जल चक्र है। तो ये गति के अंतर्गत नहीं आएगा, जो कि महासागरों, तालाबों और झीलों के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। तो ज्वार भाटा, तरंगे और धाराएं आ जाएंगी जो गतिमान रहती हैं लगातार। जल चक्र इस श्रेणी में नहीं आएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, जल चक्र। देखिएगा कुछ एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। जल चक्र जल का प्रवाह अर्थात गति नहीं है। जल चक्र एक क्रिया है, बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी बताया, जल चक्र एक क्रिया है। इसमें जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तथा वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। बिल्कुल ज्वार भाटा, धाराएं तथा तरंगे वायु गति के प्रभाव तथा अन्य बलों के कारण गतिमान होती हैं। यहाँ पे जल चक्र वो कारण नहीं होगा। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर से कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य, आंसर में जो कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? मौखिक इतिहास को लिखने के लिए स्रोत सामग्री, अब हम देखते हैं क्या क्या ऐसा स्रोत हो सकता है जिससे हम मौखिक रूप से इतिहास के बारे में कुछ लिख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, बिल्कुल अगर सैन्य विद्रोह के बारे में कोई एक ब्रिटिश सैनिक है तो वो उसके बारे में उस समय क्या कुछ था वो जानता होगा, और उसके द्वारा किया गया मौखिक वर्णन जो होगा सही होगा। तो ये तो आपका हो सकता है। पूछा गया है नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, यहाँ ज़्यादातर आई थिंक सभी क्वेश्चन नेगेटिव ही हैं क्या शायद। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और पॉजिटिव वे वाले क्वेश्चन तो हम फ्रैंक तरीके से कर लेते हैं, बट नेगेटिव फंसाते हैं हमें। तो यहाँ पे हम कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस पर अपनी पकड़ बनाएंगे,
जो कि हमारे लिए काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेगा हमारे एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पे हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होने पाएंगे अगर हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट होगा तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कहा गया है क्या, नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में हम इसे सर्कल कर लेते हैं। सैन्य विद्रोह के बारे में मैंने बताया बिल्कुल हो सकता है। उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। अब उस व्यक्ति की स्मृतियां अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी स्मृति में विभाजन के समय वो था, भारत से पाकिस्तान वो गया था, तो ऐसा व्यक्ति तो वो विभाजन की बातें अगर करता है कि कब कैसे क्या हुआ था अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो बिल्कुल उस बात को मान्यता दी जा सकती है। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, वर्तमान की बात है दोस्तों यहाँ पे, तो वर्तमान और इतिहास ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इतिहास अर्थात हमारे अब बीता हुआ और वर्तमान हमारा आज। तो एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहा है, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वाला विद्वान इतिहास की चीज़ों को, अगर वो इतिहास की चीज़ों को मौखिक सामग्री में हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो वर्तमान की बात कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहा है। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। चलो देख लेते हैं चौथा ऑप्शन भी, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए अगर पूछा गया कि स्रोत सामग्री है, तो ये तो स्रोत सामग्री होगा। घटना वृत्तांत और भारत छोड़ो आंदोलन में अगर किसी ने हिस्सा लिया हो, ऐसा व्यक्ति अगर आज भी हमारे सामने हो, तो वो इतिहास का जैसा वर्णन करेगा वो बिल्कुल उनके आंखों देखा वर्णन होगा, बिल्कुल सही और 100% सत्य माना जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सामग्री का स्रोत नहीं हो सकता है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्वान जो वर्तमान शिक्षा की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात है, इतिहास में इसको नहीं मौखिक मुख्य स्रोत नहीं माना जा सकता। देखिएगा आप, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर किसी विद्वान द्वारा बात करना मौखिक इतिहास लेखन का स्रोत नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब, बच्चों के साथ गतिविधियां, देखिए ये थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के बना हुआ क्वेश्चन है। समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। देखिए सिर्फ लेसन प्लान को पूरा कर लेना बच्चों के लिए गतिविधि बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि लेसन प्लान करना पूरा ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो पहला तो नहीं होगा। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। दोस्तों दिखावे जैसी बात हो गई, तो आप ही बताइए, आप भविष्य के भावी शिक्षक हो, आप हो या हम हैं, हम क्या अपनी शिक्षा प्रक्रिया को ऐसा कर रखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हो? तो बिल्कुल भी नहीं। पहला और दूसरा ये पूरी तरीके से गलत हो गया। अब तीसरा है, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। बिल्कुल ये है आपका आंसर हो सकता है, लेकिन हम डी ऑप्शन को भी एक नज़र देखेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षा जो होगी बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। और चौथा होगा, शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों करे। अगर शिक्षिका को यह पता ही नहीं कि जो मैं कर रही हूँ ये किस उद्देश्य से कर रही हूँ, व्हाट पर्पज, क्या पर्पस है हमारा ये करने का। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अब आप यहाँ समझिएगा, आप एक टीचर हैं और आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो आप किस तरीके से ऐसा कार्य करोगे जिससे कि गतिविधि आधारित जो शिक्षा है उससे बच्चे प्रभावी तरीके से सीख सकें। तो दोस्तों आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर हम गतिविधि आधारित शिक्षा करा रहे हैं बच्चों को, गतिविधि के अकॉर्डिंग अगर हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो जो कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल 100% मदद मिलती है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और ज़्यादा देर तक वो मस्तिष्क में स्थायी बनकर टिका रहता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस निकालेंगे दोस्तों, आपका 100% सही होगा। सोचिएगा, समझिएगा कि एज अ टीचर आप क्या करेंगे, तो आप बिल्कुल सही समझ पाएंगे। और बात अगर आ जाए बच्चों की, तो उस एज के अकॉर्डिंग आप सोचिएगा उस तरीके के जो बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे, उनके लिए क्या उचित होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही सही आंसर पे जाते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं लिखा गया है, बट ये अनुचित वर्ड जो है, ये भी अनुचित शब्द जो है, ये भी आपका नेगेटिव सेंस में आपको आपके आंसर को ढूंढना है, अनुचित ढूंढना है। क्या अनुचित होगा, क्या उचित होगा, इसको आप निकाल लीजिए। अनुचित चीज़ जस्ट अपने आप सामने आ जाएगी। चलिए देखते हैं। माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में, ठीक, हम माध्यमिक विद्यालय के मान लीजिए टीचर हो गए और हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं।
इमेजिन करके सोचिए दोस्तों, खुद के ऊपर लागू कीजिए। बच्चों की बात है तो बच्चों पर लागू कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बिल्कुल मदद करता है, इसीलिए हमें पढ़ाना चाहिए। आपका राइट अनुचित पूछा गया है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य यही होना चाहिए। अगर पूछा जाता उचित तो बिल्कुल ये होता, तो ये नहीं होगा। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान बिल्कुल इसीलिए पढ़ाया जाना चाहिए हमें, क्योंकि बच्चे सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद कर सके, चर्चा कर सके, देख समझ सके कि सामाजिक मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे वाद विवाद करने से देखिए बच्चों की तार्किक क्षमता बढ़ती है। वाद विवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे कि अगर बच्चे जो कुछ भी जानते हैं उसको बच्चे व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का जो ये तरीका है, इससे बच्चों की झिझक खत्म होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है और बच्चे अपने पर्सपेक्टिव को रख पाते हैं, अपना तरीका सामने रख पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आते हुए भी कुछ बच्चे कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन अगर बच्चा अपनी बात को आप तक रख रहा है या फिर जो कुछ नहीं आ रहा है उसे क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये होना चाहिए। वाद विवाद बहुत ही अभिव्यक्ति करने का एक उचित माध्यम है, इससे बच्चों की मदद होगी। तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। सी ऑप्शन है आपको, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। एंड डी ऑप्शन, चलिए सारे देख लेते हैं एक बार। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। देखिए आपका ए, बी एंड डी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि मानवीय संबंधों की समझ। देखिए समाज में रहते हुए, सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है? समाज में रहते हुए समाज की अच्छाइयों बुराइयों, समाज में होने वाली चीज़ों में एडजस्टमेंट किस तरीके से करना, समाज की मान्यताएं क्या हैं, ये सारा कुछ हम समझ पाते हैं। तो मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान का अर्थ हुआ, ये बात हो रही है जूनियर लेवल की दोस्तों। तो जूनियर लेवल की जो बात हो रही है, तो बच्चे किस एज में होते हैं? जूनियर लेवल के जो बच्चे होते हैं वो आपके 6 to 8 की क्लास होती है, और बच्चे जो होंगे आपके हो जाएंगे 11 से लेके 16 तक, 18 तक। तो यहाँ पर हम बच्चे जो होते हैं समाज में एडजस्टमेंट करने लगते हैं, किशोरावस्था की उम्र में आ जाते हैं। तो इस समय मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद बिल्कुल मिलती है। तो अनुचित पूछा था दोस्तों, अनुचित पूछा था, तो राइट ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए, ताकि इसलिए होना चाहिए हमें उसका हिस्सा कि हम जो राजाओं के जीवन के बारे में, उनके बीच हुए युद्धों के बारे में सिर्फ जान सकें। सिर्फ जीवन, ये तो रट्टा मार वाली चीज़ हो गई ना दोस्तों, की जीवन के बारे में हम जान सके कि वो उनका जीवन कैसा था, उस समय कितना ऐशो आराम था, कितनी सुविधाएं थी, या क्या क्या संघर्ष थे, और कौन कौन से युद्ध हुए। तो ये तो रट्टा मारोगे। हाँ, उन युद्धों से या उस राजा की नीतियाँ क्या थी, उस तरीके से कुछ सीखना जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये होता है ज्ञान। और सिर्फ ये देख लेना कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और कौन से राजा किस समय में थे, ये तो एक रट्टा मार बात हुई। तो अनुचित जो है यही है चारों ऑप्शंस में से। देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान छात्रों को अपने सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में मदद करता है, किंतु यह कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान जो है पाठ्यचर्या का हिस्सा केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्धों के बारे में जान सकें। तो यह कथन सर्वाधिक अनुचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? अब स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, किस समस्या का सामना नहीं किया गया, क्वेश्चन की फॉर्म फिर नेगेटिव है। देखेंगे ऑप्शंस, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। तो 57 क्वेश्चन, तो बिल्कुल प्रयास तो किया गया था सम्मिलित करने का। आर्थिक विकास का प्रयास भी किया गया था। पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी, बिल्कुल पाकिस्तान में आने वाले जो शरणार्थी थे उनकी समस्याओं के बारे में भी भारत द्वारा निम्नलिखित प्रयास किया गया था। और भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन के समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से, भारत द्वारा जो भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन के समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा था, इस समस्या का सामना नहीं किया गया था। आपका डी ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे क्या क्या समस्याएं आई थी? रियासतों का एकीकरण,
और पाकिस्तान से आए शरणार्थी, आर्थिक विकास आदि, और पाकिस्तान तथा ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो समान रूप से संपदा एवं कर्ज का बंटवारा जैसी समस्या थी, ये नहीं, समस्या उस समय नहीं थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आपका डी हो गया। आगे देखिए दिया गया, नीचे दिया गया प्रश्न जो है पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत है। देखिए आओ चर्चा करें, अब इस चीज़ों से आप कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड पर जाएंगे कि आओ चर्चा करें। यदि चर्चा करना है, किसके साथ चर्चा करना है, तो बच्चों में चर्चा की बात होगी कुछ। तो देखते हैं, चलिए आगे हम कुछ की क्या है इसमें। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते थे। अच्छा, ये सामाजिक समाज के तौर से देखिए कि साधारण जो पुरुष और स्त्री होते थे वो अपने कार्यों का विवरण नॉर्मली, सामान्यतया, जनरली क्यों नहीं रखते थे। क्यों, इसका क्या हो सकता है, आओ चर्चा करें। तो पूछने की सार्थकता क्या है। देखिए ऑप्शन है, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते। तो बिल्कुल जनरल बात है ये। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही था कि मतलब ऐसा कुछ उन्हें विशेष नहीं लगता था कि इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है जिसे कि नोट किया जाए या लिखा जाए। बस जीवन एक नॉर्मल तरीके से बीतता जाता था उनका। चलिए आगे देखते हैं कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं लिखते थे या लिखते थे। बात यहाँ पे है कि आपके विचार में, बच्चों से कहा जा रहा है आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री, जो साधारण पुरुष और स्त्री होते थे वो अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं लिखते थे। यह प्रश्न, बात यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन वहाँ तक खत्म नहीं हुआ, क्यों नहीं रखते थे। क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो रहा है कि इस प्रश्न को, यदि यह प्रश्न किया जाए तो इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है, अर्थात ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य हमारा है कि यह अच्छा है, पूछना चाहिए, क्योंकि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क तो प्रस्तुत करें। अगर हम इस टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ करते हैं तो विद्यार्थी अपने, यदि तर्क ही देते हैं तो विद्यार्थी सोचते हैं। सोच और समझ के साथ तर्क प्रस्तुत करना, सोच और समझ के साथ तर्क प्रस्तुत करना एक अच्छी प्रक्रिया है, जिससे कि विद्यार्थियों का चिंतन बढ़ता है, क्या कहते हैं, चिंतन बढ़ता है। उसके साथ साथ बच्चों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता, इन सब की प्रक्रिया जो है प्रभावी होती है। सृजन करना मतलब एक फैक्ट आंसर नहीं है, इसी को हम कहेंगे अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बच्चे नहीं, बल्कि सृजनात्मक। प्रतिभा के साथ साथ हमें पता तो है, लेकिन उसके साथ हम सृजन करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। और तो चर्चा करने से, वाद विवाद करने से उस पर बातें और सामने आती हैं। तो यही हमारा पूछने की सार्थकता यही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, कि बच्चों के सामने अगर ऐसे प्रश्न लाए जाए तो उसकी सार्थकता क्या है। अगर सिर्फ ये जान लेना कि हाँ लिखते थे या नहीं लिखते थे अपने नॉर्मली जीवन के बारे में, खर्चों के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ये इसलिए किया जा सकता है क्योंकि चर्चा प्रारंभ होगी तो बच्चे अपने तर्क देंगे, और अपने तर्क देंगे तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक बार आप आगे सी और डी को भी देख लें, वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं हैं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है, मतलब फैक्ट आंसर जिसके नहीं है, वो विद्यार्थियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भ्रमित होंगे। दोस्तों अगर यही हम सोच लेंगे क्योंकि बच्चे भ्रमित होंगे ये क्वेश्चन मत दो, तो बच्चों के मस्तिष्क का विकास किस तरीके से होगा, तर्क करना वो कब सीखेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें ऐसा करना है कि बच्चों को निर्देशन देते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए उन्हें सिखाना है। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं देना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर होता कि इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए उन्हें देना चाहिए, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता। बट यहाँ पर भी नकारात्मक तरीके से जा रहा है कि अनुमान लगाने के प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनुमान लगाने के प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इसलिए उन्हें नहीं देना चाहिए। अर्थात बच्चे अनुमान ना लगाएं, उन्हें रोकने वाली बात हो रही है, बंद उत्तर वाले प्रश्नों की बात हो रही है। तो ये तरीका हम बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। हम ऐसे तरीका अपनाएंगे जिससे कि बच्चे आगे बढ़ें, उनके मानसिक चिंतन आगे बढ़े और तर्क के साथ वे अपने जीवन में और प्रभावी तरीके से सीखना प्रारंभ करें। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जैसा कि हम बता चुके हैं। राइट ऑप्शन बी, चर्चा करना मुद्दे पर यह अधिक उचित होगा। आओ चर्चा करें जैसे शीर्षक के मुद्दों की सार्थकता यह होती है कि यह चर्चा में सभी विद्यार्थी अपने अपने बुद्धि स्तर के आधार पर अपने अपने तर्क देते हैं। देखा दोस्तों, जो मैंने बताया, मतलब एक अपने सोच को वहाँ ले जाइए ना, कि बच्चों के सामने किस तरीके के प्रश्न रखा जाए कि बच्चे विकास करें किसी भी तरीके से। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ही यही होता है।
तो किसी भी तरीके का बच्चा हो, ये नहीं कि ये बच्चा बताने योग्य है तो सिर्फ इसी से पूछा जाए। हर बच्चों के सामने ये चर्चा रखनी चाहिए। बच्चे अपने बुद्धि स्तर के अनुसार अपना आंसर देंगे। कुछ जहाँ कहीं कुछ नहीं होना है वहाँ कुछ तो होगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि क्षमता बहुत ही कम है, वो भी अपना कुछ न कुछ अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो वो भी अपना कुछ न कुछ आंसर देगा। तो बच्चों में ये चीज़ होना चाहिए कि बच्चे अपने तरीके से आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखकों द्वारा अभिव्यक्ति। एनसीईआरटी की इतिहास। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव। आज देखिए दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चंस नेगेटिव फॉर्म में मिले हैं। सो आपका ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसको आप कई बार देखिएगा, क्योंकि नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मार्क्स लेके जाते हैं। वहाँ तक नहीं समझ विकसित नहीं हो पाती है फर्स्ट बार में कि नहीं है, तो वहाँ हम कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं। तो देखिएगा ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में है और इस नेगेटिव फॉर्म से हमको आंसर कैसे निकालना है यहाँ पे ये समझ आपकी विकसित होगी। देखिएगा ऑप्शन, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। दूसरा है, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। एंड थर्ड है, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। और यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा कम से कम। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त। लेखक जो एनसीईआरटी की पुस्तक की हिस्ट्री लिखते हैं, वो जो एक लेसन लिखे हैं, शीर्षक है उनका हमारे अतीत, उसके बारे में बात हो रही है कि उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे अतीत को लेकर के देखिए, फर्स्ट ऑप्शन राजा और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन किसान और शिल्पकारों, ये सब हम ऑप्शन पढ़ चुके हैं। आंसर पे आएंगे देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कथन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नहीं को आप सर्किल करते हैं और यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में नहीं है। आप देखिए आंसर देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि देखिए एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की पाठ्यपुस्तक का शीर्षक है हमारे अतीत, इसके अंतर्गत भारतीय इतिहास की झलक प्रस्तुत की जाती है। भारतीय इतिहास, हमारा अतीत, हमारी हिस्ट्री, भारत की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताई जाती है। इसके अंतर्गत इतिहास की झलक प्रस्तुत की जाती है। इसमें महापुरुषों तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दी जाती है। और जो बात है हमारे देश के से संबंधित है ये सारी चीज़ें। इसके मुद्दे के अंतर्गत पड़ोसी देश नहीं शामिल किए गए हैं। तो एनसीईआरटी का जो है ये हमारे अतीत, इसमें आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी देशों के बारे में नहीं है बात। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का 60 क्वेश्चन। आप जैसा कि जानते हैं 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें। तो ये 60 क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना, क्वेश्चन ये है कि 19वीं शताब्दी में लोगों की सोच ये होती थी कि अगर शिक्षा दी जाती है महिलाओं को तो महिलाएं बिगड़ जाएंगी, स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। तो उपरोक्त कथन जो बिगड़ना ये शब्द है, बिगड़ने का अर्थ क्या, संदर्भगत ये क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, यह उन्हें और अधिक धन देगा, या शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं, या वे अपवित्र हो जाती हैं, या वे स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बात यह है कि 19वीं सदी में जब स्त्रियों को लोगों को ये लगता था कि यदि ज़्यादा पढ़ी लिखी स्त्रियां हो जाती हैं तो शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है, शिक्षा से देखिए दोस्तों जो शक्ति मिलती है उसके कारण पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं, ये उनका मानना था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, 19वीं सदी की बात हो रही है, ये उनका मानना था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हुए पूरे। बात करूँ मैं कि शिक्षा की, तो शिक्षा जो है सबको मिलनी चाहिए इसलिए, और महिलाओं को भी शिक्षा का अवसर देना चाहिए। दोस्तों ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं इसे मैं सपोर्ट करूँगी कि स्त्रियां बिगड़ जाती हैं या कुछ भी है। बात यहाँ पर यह है, आप खुद सोचिए कि कोई एक आर्थिक स्थिति जिस परिवार की बहुत ही दुर्बल हो और वहाँ पर एक पुरुष केवल घर चलाता हो, वहाँ पे अगर एक स्त्री उस योग्य है, तो एक स्त्री घर में रहते हुए अपने मान सम्मान के साथ यदि कुछ कर रही हैं और थोड़ा सा सपोर्ट कर पा रही हैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, तो वहाँ पे बेहतर यही होता है कि शिक्षित हों स्त्रियाँ,
कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि थोड़ा मदद कर सके। बल्कि हम अगर पड़े रहें इसी तरीके से कि नहीं हम किसी योग्य नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक अकेला इंसान, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है दोस्तों कि एक अकेला इंसान घर परिवार को चलाने में इतना थक जाता है, इतना उसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है कि किस प्रकार मैं अकेले करूं, वो सक्षम नहीं हो पाता है कि आत्महत्या तक जैसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आने पाए इसलिए महिलाओं को भी शिक्षा देना अनिवार्य है। ये बिल्कुल भी गलत है कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। शिक्षा ही है जो हमें उचित राह दिखाती है, शिक्षा ही है हमें जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सहयोग के रूप में आगे आने के लिए सक्षम बनाता है। तो दोस्तों हम शिक्षा का महत्व हम शिक्षित लोग जानते हैं, ये 20वीं सदी है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। ये था सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन जो है, इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नेगेटिव फॉर्म में थे इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। हमारे साथ बने रहने के लिए डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स तक आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।